Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn Medico Trick. फ्रेंड्स, सर्जरी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील को हम पढ़ें उससे पहले हमें टेस्टिस की ग्रॉस एनाटमी को समझना, उसकी ब्लड सप्लाई को समझना, क्या क्या कंटेंट है उनको समझना, ठीक है, और लिम्फ नोड की सप्लाई को समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम हाइड्रोसील पार्ट 1 में सिर्फ टेस्टिकुलर, ग्रॉस एनाटमी, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड लेक्चर में हाइड्रोसील सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें हम हाइड्रोसील को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटमी ऑफ टेस्टिस की। टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस के फॉर्मेशन में कौन कौन से पार्ट मदद करते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले आप देखिए, जो आपको येलोइश कलर के जो ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दैट इज कॉल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये दो तरीके की सेल से बने होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 जर्म सेल्स, एंड नंबर 2 सर्टोरी सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो बिकॉज जर्म सेल और सर्टोली सेल से मिलकर बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका वर्क क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। तो दैट इज द रोल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ सेकंड की हम बात करेंगे। ये जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म सेल्स का, ठीक है। और ये स्पर्म सेल्स फिर इस चैनलाइज्ड जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके थ्रू, जो थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इनके थ्रू जाते हैं एपिडेडिमस वाले रीजन में, ठीक है। तो इस जो थ्रेड लाइक जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस क्या है, तो आप समझ लीजिए कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स, ठीक है, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टुवर्ड द एपिडेडिमिस, ठीक है। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि रेटी टेस्टिस क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स इन द टेस्टिकल्स दैट हेल्प्स मूवमेंट ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम टेस्टिकल्स टुवर्ड एपिडेडिमिस, ठीक है। और एपिडेडिमिस में जब ये सेल्स पहुंचती हैं, तो यहीं इनका मैचुरेशन होता है और यहीं ग्रोथ होती है सेल्स की, किनकी? स्पर्म सेल्स की, ठीक है। तो आपने 3 पार्ट पढ़ लिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नंबर 1, रेटी टेस्टिस नंबर 2। तो रेटी टेस्टिस क्या कर रहा था कि स्पर्म सेल्स को मूव करवा रहा था फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टुवर्ड द एपिडेडिमिस, क्लियर। तो दैट इज रोल ऑफ रेटी टेस्टिस। अब आता है एपिडेडिमिस, ठीक है। तो एपिडेडिमिस में क्या होता है? ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है। ये पूरा एपिडेडिमिस हो गया। और लास्ट का जो कॉइलिंग वाला पार्ट आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, एपिडेडिमिस हो गया, दैट इज हेड ऑफ एपिडेडिमिस, लोअर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड टेल ऑफ एपिडेडिमिस, बीच में बॉडी ऑफ एपिडेडिमिस, और लास्ट में जो है वास डिफरेंसेस में कंटिन्यू होता है, क्लियर। तो ये हो गए कौन कौन से पार्ट्स जो हैं टेस्टिस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं और स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे लेयर्स की, ठीक है। अब ये देखिए, जो टेस्टिकुलर का पार्ट है, इसके बाहर की तरफ जो टेस्टिकल है, वो बाहर की तरफ एक लेयर से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बेंजियाना, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बेंजियाना। और ट्यूनिका एल्बेंजियाना फिर एक कवरिंग से सपोर्टेड होती है, विच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस, विच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। तो टेस्टिकल की जो अपनी बाहरी मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बेंजियाना, और फिर एल्बेंजियाना जो बाहर से जिससे सपोर्ट में रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसी एल्बेंजियाना और वेजिनैलिस, इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है, ठीक है, ये सेक जो बन रहा है, इसी में अगर वाटर कलेक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस जो पाउच बना रही है, ट्यूनिका वेजिनैलिस की वजह से जो पाउच या सेक बन रहा है, इसमें अगर वाटर का कलेक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रोसील, क्लियर। उसको बोलते हैं हाइड्रोसील, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बता दिया, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। उसके बाद जो ट्यूनिका एल्बेंजियाना है, ये बनाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। ट्यूनिका एल्बेंजियाना, अगर इस ट्यूनिका एल्बेंजियाना में कहीं कोई इंजरी हो गई या कोई सर्जिकल प्रोसेस हम करने जाते हैं,
ठीक है। तो इसके डैमेज की वजह से क्या होता है कि अगर हम यहाँ कोई डैमेज पहुँचाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और जाकर के इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्म सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, जिस वजह से इम्पोर्टेंसी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इन किसी भी स्थिति में ट्यूनिका एल्बिंजिना को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। अगर डैमेज हुआ तो ब्लड टेस्टिस बैरियर्स डैमेज होगा, तो उस वजह से आपका इम्यून सिस्टम हैम्पर होगा और जाकर के जो आपकी जर्म सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा और इंपोर्टेंसी क्रिएट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, अगर एपिडेर्मिस में कोई सिस्ट बन जाए या कोई भी मास बन जाए, ठीक है, तो जब भी इस मास का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ मास और सिस्ट, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इंपोर्टेंसी क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैचुरेशन होता है एपिडेर्मिस में स्पर्म सेल्स का, ठीक है, और ग्रोथ होती है। तो अगर यहाँ पर कोई सिस्ट बन गया और आप इसको रिमूव करने लगे, ठीक है, तो जो रेडी टेस्टिस का रीजन है ये भी हैम्पर करेगा और एपिडेर्मिस का जो हेड है वो भी हैम्पर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इंपोर्टेंसी यहाँ भी क्रिएट हो सकती है। तो एक तो ट्यूनिका एल्बिंजिना को अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ हो सकती है, और रिमूवल ऑफ मास और सिस्ट इन एपिडेर्मिस तो ये भी कॉज कर सकता है इंपोर्टेंसी को। क्लियर? ये आपने जान लिया। तो इतने स्ट्रक्चर्स को हमने जानना है ग्रॉसली, तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसका क्या रोल है। और बाकी मैंने बता दिया कि ट्यूनिका वेजिनैलिस और एल्बिंजिनस के बीच में जो सेक बन रहा है वहीं अगर वाटर का कलेक्शन हो जाए तो बनाता है हाइड्रोसील, यानी ट्यूनिका वेजिनैलिस की वजह से जो सेक बन रहा है, ठीक है, इसमें अगर वाटर का कलेक्शन हो जाए तो वो हाइड्रोसील कॉज करता है। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फास्टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसको हमने पढ़ा ट्यूनिका एल्बिंजिना जो बनाता है ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर, ठीक है। अगर इसमें कोई इंजरी हुई इस ट्यूनिका एल्बिंजिना में तो हैम्पर करेगा इम्यून सिस्टम और जाके खत्म करेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को बनने वाले जर्म सेल्स को, तो उस वजह से इंपोर्टेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया। तीसरा मैंने बताया कि जो ट्यूनिका एल्बिंजिना है इसकी बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। और ट्यूनिका वेजिनैलिस जिस सेक को बनाती है, अगर इसमें वाटर कलेक्शन हो जाए इस बीच की सेक में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेक बन रहा है इसमें अगर वाटर कलेक्शन हो जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोसील, हाइड्रोसील, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि एपिडेर्मिस में अगर कोई सिस्ट बन जाए, मास बन जाए, तो जब भी हम इस रीजन को, इस मास को रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, 2 रीजन इफेक्टेड होंगे। तो रेडी टेस्टिस का जो जर्म सेल को बचा रहा था फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स टू एपिडेर्मिस, तो ये भी डैमेज होगा, और जो एपिडेर्मिस का हेड है ये भी डैमेज होगा, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट्स आपको फटाफट याद रखने हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बता चुका हूँ, एपिडेर्मिस मैंने बता दिया आपको, वेस्ट डिफरेंसेस मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रॉस एनाटमी टेस्टिस की क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की, ठीक है, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली होगी आर्टरी के थ्रू और वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो आर्टरी जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती है गोनाडल, गोनाडल आर्टरी, और वेन्स जो होती हैं वो होती हैं गोनाडल वेन्स, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टरी, जो गोनाडल आर्टरी है, ठीक है, तो गोनाडल आर्टरी अपना सारा सिक्रेशन कहाँ डालती है, वो डालती है एब्डोमिनल एओर्टा में, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आईवीसी इंफीरियर वेना कावा आ रही है, इसी के बगल में एओर्टा भी रन करती है, ठीक है। तो जितनी आर्टरीज हैं गोनाडल रीजन की यहाँ से निकलने वाली, वो सारा अपना सिक्रेशन डालती हैं किसमें, एओर्टा में, ये ध्यान रखना है। कौन सा, एब्डोमिनल एओर्टा में। क्लियर? अब जो वेन्स की बात है तो वहाँ पर गोनाडल वेन्स जो होती हैं वो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो राइट साइड से जो वेन आ रही है, गोनाडल वेन्स आ रही हैं, तो देखिए वो अपना सिक्रेशन कहाँ डाल रही हैं, डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कावा में, ये आईवीसी है, ठीक है, बगल में एओर्टा है। तो अपना डायरेक्ट सिक्रेशन जो है वो आईवीसी में डाल रही है, यानी राइट साइड की जो गोनाडल वेन्स हैं वो अपना सिक्रेशन डालती हैं इंफीरियर वेना कावा में, जबकि लेफ्ट साइड की जो गोनाडल वेन्स हैं वो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में नहीं डालती। कहाँ डालती हैं, रीनल वेन में डालती हैं। कहाँ डालती हैं, रीनल वेन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? तो राइट साइड की जो गोनाडल वेन्स हैं वो अपना सिक्रेशन डाल रही हैं रीनल वेन में, लेफ्ट साइड की, ठीक है, और राइट साइड की जो है वो डायरेक्ट डाल रही हैं आईवीसी में। क्लियर हो गया? राइट साइड की हैं, राइट साइड की हैं तो ये डाल रही हैं सीधे आईवीसी इंफीरियर वेना कावा में, और जो लेफ्ट साइड की हैं वो डाल रही हैं रीनल वेन में। क्लियर? बहुत अच्छे से याद रखना है।
जबकि आर्टरी वाली जो है वो अपना सिक्रेशन कहाँ डाल रही है, गोनाडल आर्टरीज, गोनाडल आर्टरीज वो डायरेक्ट डाल रही हैं एब्डोमिनल एओर्टा में। जबकि जो वेन्स हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि राइट और लेफ्ट याद रखना है, ठीक है। तो राइट वाली जो ये थी, राइट वाली वो डायरेक्ट डाल रही थी आईवीसी में, इंफीरियर वेना कावा में, और लेफ्ट वाली जो डाल रही हैं वो अपना सिक्रेशन डाल रही हैं रीनल वेन में। क्लियर। तो इस तरीके से आपको आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई भी क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स के सप्लाई के बारे में। लास्ट आज के लेक्चर का लास्ट होगा, क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के बता दिए, वीनस सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई बता दी। अब हम लास्ट आपको बताएंगे आज लिम्फ नोड की सप्लाई, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे। सेकंड जो लेक्चर आएगा हाइड्रोसेल 2, उसमें हम हाइड्रोसेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, ठीक है। तो राइट साइड के जो लिम्फ नोड्स हैं वो अपना सिक्रेशन कहाँ ड्रेन करते हैं, पहले लिख लीजिए, इंटर एओर्टो केवल लिम्फ नोड में। और जो लेफ्ट साइड के हैं वो कहाँ ड्रेन करते हैं, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड में। क्लियर। अब समझिए कैसे। यहाँ आप देख रहे थे कि ये आईवीसी का रीजन था, इंफीरियर वेना कावा का, इसी के बगल में एओर्टा भी आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो जो लेफ्ट साइड का जो लिम्फ नोड होंगे, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एओर्टा के अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं है। तो एओर्टा के बगल में जो लिम्फ नोड होंगे वो उसको बोलेंगे एओर्टिक लिम्फ नोड, एओर्टिक लिम्फ नोड। और पैरा मतलब इक्विवेलेंट या बराबर। तो यानी लेफ्ट साइड में जो लिम्फ नोड होंगे वो एओर्टा के बगल में स्टेबलाइज होंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आईवीसी था, इसके बगल में एओर्टा आ रही थी, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड के लिम्फ नोड थे वो एओर्टा के बगल में थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरा एओर्टिक, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। कौन से, लेफ्ट साइड के। जबकि राइट साइड वाले हैं तो आप देख रहे हैं कि इस साइड जो लिम्फ नोड होगा वो आईवीसी और एओर्टा इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, राइट साइड का जो लिम्फ नोड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एओर्टा है तो वो पैराएओर्टिक हो गए। जबकि जो लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में है वो आईवीसी और एओर्टा के बीच में स्टेबलाइज होते हैं, दैट्स वाई राइट साइड के जो लिम्फ नोड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटर एओर्टो केवल लिम्फ नोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा और एओर्टा के बीच में है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एओर्टो केवल लिम्फ नोड, ठीक है। ये था आपका एओर्टा, ठीक है, एओर्टा था आपका। तो इसके बीच में जो थे वो इंटर एओर्टो केबल थे और राइट साइड के थे लिम्फ नोड्स, यानी आईवीसी और एओर्टा के बीच में जो होंगे वो होंगे एओर्टो केबल, एओर्टो केबल, केबल मतलब हो गया वेना केवा, एओर्टा मतलब एओर्टा और इंटर मतलब बीच। तो राइट साइड के जो लिम्फ नोड होंगे वो होंगे इंटर एओर्टो केबल लिम्फ नोड्स। और जबकि जो लेफ्ट साइड के होंगे तो यहाँ सिर्फ एओर्टा है, तो यहाँ पर जो होंगे उसको बोलते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ये लिम्फ नोड क्लियर किए। ब्लड सप्लाई में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो राइट साइड की ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में है, जो लेफ्ट साइड की है वो जाकर के रीनल वेन में है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और टेस्टिस के ग्रॉस एनाटॉमी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो आज हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, जिसको हमने हाइड्रोसिल फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि टेस्टिस की ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ ली, उसकी वीनस सप्लाई, उसके लिम्फ नोड की सप्लाई पढ़ ली, और क्या क्या स्ट्रक्चर क्या क्या फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर एपिडेडिमल सिस्ट था, अगर उसको रिमूव करेंगे तो इंपोर्टेंसी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि रेटी टेस्टिस का रीजन और एपिडेडिमिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही ट्यूनिका एल्बिंजिना जो बनाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, अगर यहाँ पर कहीं इंजरी हुई तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्म सेल्स को खत्म करेगा, तो ये भी इंपोर्टेंसी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्लियर कर दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस मदद करेंगे। और ट्यूनिका एल्बिंजिना की बाहर की जो कवरिंग है ये ट्यूनिका वेजिनैलिस मैंने बताया था, ठीक है। और ट्यूनिका वेजिनैलिस जो सेक बना रही है इन दोनों के बीच में, उसमें अगर वाटर बढ़ जाए तो हाइड्रोसिल क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोसिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया
तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लाता रहूं और आप एग्ज़ाम्स में भी बेहतरीन से इस टॉपिक को लिख सकें। थैंक यू।